नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सबका नई किताब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हर रोज ठीक रात के 8 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई किताब की समरी, एक नए अनोखे टॉपिक पर। हमारी कोशिश रहती है कि दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आप तक सबसे आसान भाषा में पहुंचाया जाए। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपी हुई बातें शायद आपका सोचने का तरीका बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, जब हम आज के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल या सबसे अलग सोचने वाले इंसान का नाम लेते हैं, तो एक नाम सबके जहन में आता है, एलोन मस्क। वो इंसान जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, वो इंसान जो प्राइवेट रॉकेट कंपनी चला रहा है और इंसानों को मार्स पर भेजने का सपना देखता है, वो इंसान जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी साइंस फिक्शन मूवी का कैरेक्टर है जो सच में हमारी दुनिया में आ गया है। लेकिन क्या एलन मस्क हमेशा से ऐसे ही थे? क्या वो पैदाइशी जीनियस थे, या उनकी लाइफ के अनुभवों ने, उनकी हालत ने, उनकी सोच ने उन्हें एलन मस्क बनाया? आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरेंगे उसका नाम है बिकमिंग एलोन मस्क, द मेकिंग ऑफ अ जीनियस माइंड। ये किताब सिर्फ उनकी सक्सेस की कहानी नहीं बताती, बल्कि उस प्रोसेस को समझाती है, उस मेकिंग को दिखाती है जिसने एक साधारण से दिखने वाले लड़के को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजनरी बना दिया। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे स्कूल में बहुत सताया जाता था, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो दिवालिया होने की कगार पर कई बार आ चुका था, और एक ऐसे इंसान की जिसकी जिद और जुनून ने इम्पॉसिबल शब्द को छोटा कर दिया। तो चलिए वक्त की मशीन में बैठकर चलते हैं एलन मस्क के बचपन में और देखते हैं कि इस जीनियस दिमाग की नींव कैसे रखी गई। भाग 1, बचपन और किताबों की दुनिया। एलन मस्क की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका में, एक ऐसा देश जो उस वक्त रंग भेद और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा था। माहौल काफी टफ था और इसी टफ माहौल में एलन का बचपन गुजर रहा था। वो बचपन से ही बहुत शांत और अकेले रहने वाले बच्चे थे, अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उनके पास दोस्त नहीं थे, या शायद वो दोस्त बनाना नहीं जानते थे। उनके असली दोस्त थे किताबें। वो घंटों तक लाइब्रेरी में बैठे रहते, एक के बाद एक किताब पढ़ते जाते। साइंस फिक्शन से लेकर एनसाइक्लोपीडिया तक वो सब कुछ पढ़ डालते थे। लोग बताते हैं कि वो दिन में कई कई घंटे सिर्फ पढ़ाई में बिता देते थे। उनका दिमाग एक स्पंज की तरह था जो हर इंफॉर्मेशन को सोख लेना चाहता था। लेकिन उनका ये अकेलापन और किताबी कीड़ा होना उनके लिए स्कूल में एक मुसीबत बन गया। दूसरे बच्चे उन्हें अजीब समझते थे, उन्हें बहुत बुली किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। एक बार तो उन्हें इतना मारा गया कि वो कई दिन तक हॉस्पिटल में रहे। आप सोचिए, एक बच्चा जो घर पर भी अकेले है और स्कूल में भी जिसे लोग परेशान कर रहे हैं, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। शायद कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन एलन के साथ कुछ अलग हुआ। इस अकेलेपन ने उन्हें और ज्यादा अंदर की तरफ धकेल दिया, अपनी ही दुनिया बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और उनकी वो दुनिया थी कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की। जब वो थोड़े बड़े हुए, उन्हें उनका पहला कंप्यूटर मिला और बस उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में प्रोफेशनल लोगों को महीनों लगते थे, वो उन्होंने कुछ ही दिनों में सीख ली। और सिर्फ सीखी नहीं, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाकर एक मैगजीन को बेच भी दिया। ये उनकी पहली कमाई थी। ये इस बात का पहला सिग्नल था कि ये लड़का सिर्फ चीजों को कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि चीजें क्रिएट करेगा, बनाएगा। उनके बचपन की ये दो चीजें, बेहिसाब किताबें पढ़ना और स्कूल की बुलिंग, ने उनके कैरेक्टर को शेप किया। किताबों ने उनके दिमाग को वो विशाल सपने दिए, वो नॉलेज दी
जिसकी उन्हें आगे जरूरत पड़ने वाली थी। और बुलिंग ने उनके अंदर एक ऐसी जिद भर दी, एक ऐसी रेसिलियंस पैदा कर दी कि वो किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सीख लिया था कि दर्द कैसे सहना है और फिर से खड़े कैसे होना है। यहीं से नींव पड़ रही थी उस इंसान की जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क लेने वाला था। साउथ अफ्रीका में रहते हुए एलन समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपने बड़े सपनों को सच करना है तो उन्हें उस जगह जाना होगा जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बोलबाला है, और वो जगह थी अमेरिका। लेकिन अमेरिका जाना आसान नहीं था, तो उन्होंने पहले कनाडा का रास्ता चुना। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अपने खर्चे चलाने के लिए उन्होंने हर तरह के छोटे मोटे काम किए, बॉयलर रूम साफ करने से लेकर खेती बाड़ी तक। उन्होंने सब कुछ किया। ये उनकी लाइफ का वो भेस था जहां उन्होंने जमीन से जुड़कर मेहनत करना सीखा। कनाडा के बाद आखिरकार वो अपने सपनों के देश अमेरिका पहुंचे। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन हुआ दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज में से एक, स्टैनफोर्ड में। आप सोचिए, जहां लोग स्टैनफोर्ड में एडमिशन पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वहां एलन मस्क ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ 2 दिन बाद ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी। जी हां, सिर्फ 2 दिन बाद। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक नई क्रांति दुनिया में दस्तक दे रही थी। एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदलने वाली थी, द इंटरनेट। एलन को साफ दिख रहा था कि ये एक ऐसी लहर है जिस पर अगर सवार नहीं हुए तो वो पीछे रह जाएंगे। उन्हें लगा कि क्लासरूम में बैठकर थ्योरी पढ़ने से बेहतर है असली दुनिया में उतरकर कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए। ये उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक्शन। वो सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो करते हैं। वो मौते का इंतजार नहीं करते, वो मौते पर कूद पड़ते हैं। और इसी सोच के साथ स्टैनफोर्ड छोड़कर अपने भाई किम्बल के साथ उन्होंने अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की। एक ऐसी कंपनी जो आगे चलकर उनके रॉकेट और इलेक्ट्रिक कार के सपनों की नींव बनने वाली थी। एलन और उनके भाई ने जो पहली कंपनी शुरू की उसका नाम था ज़िप्पो। आइडिया बहुत सिंपल था। उस वक्त इंटरनेट नया नया था। वो चाहते थे कि न्यूज़पेपर कंपनीज और बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाई जाए, जिसे हम आजकल ऑनलाइन येलो पेजेस कह सकते हैं। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। पैसे बिल्कुल नहीं थे। वो दोनों एक छोटे से ऑफिस में रहते थे, वही काम करते थे और वही सो जाते थे। नहाने के लिए भी उन्हें एक पब्लिक फैसिलिटी में जाना पड़ता था। दिन रात, हफ्तों तक वो सिर्फ कोडिंग करते थे। उनका जुनून इस हद तक था कि उन्होंने वेबसाइट को चलाए रखने के लिए कुछ सर्वर्स को अकेले ही मैनेज किया। ये उनकी ऑल इन मेंटालिटी का पहला एग्जाम्पल था। जब वो कोई काम करते हैं तो वो उसमें अपना सब कुछ झोंक देते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। ज़िप्पो सफल हुई और एक बड़ी कंपनी ने उसे एक बहुत बड़ी रकम में खरीद लिया। इस डील से एलन मस्क एक मल्टी मिलियनेयर बन गए। अब एक आम इंसान इतना पैसा कमाने के बाद क्या करता? आराम की जिंदगी जीता, एक बड़ा सा घर खरीदता, महंगी गाड़ियां लेता। लेकिन एलन मस्क आम इंसान नहीं है। उन्होंने उस सारे पैसे को अपनी अगली और भी बड़ी और भी एम्बिशियस कंपनी में लगा दिया। उस कंपनी का नाम था X.com। एलन का विजन था बैंकिंग सिस्टम को आम इंसान के लिए बदल देना। वो ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान और सिक्योर बनाना चाहते थे। ये उस वक्त एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। X.com आगे चलकर एक और कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई, जिसका एक प्रोडक्ट था पेपैल। इस मर्जर के बाद बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हुए, ऑफिस पॉलिटिक्स हुई। एलन को सीईओ के पद से हटाने की कोशिश की गई और एक बार जब वो वेकेशन पर थे तब उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। जिस कंपनी को उन्होंने अपने कुंभ सीने से बनाया था, वहीं से उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन वो टूटे नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। आगे चलकर
ईबे ने पेपैल को एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट में खरीद लिया और इस डील में एलन मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते इतना पैसा कमाया कि अब वो उन सपनों को पूरा कर सकते थे जो उनके दिमाग में बचपन से पल रहे थे। वो सपने जो जमीन से नहीं, आसमान से जुड़े थे। वो सपने जो इस दुनिया को बचाने से जुड़े थे। यहां से असली कहानी शुरू होती है। यहां से वो एलन मस्क का बनते हैं जिसे आज हम जानते हैं, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक बड़ा विजन नहीं था, बल्कि उस विजन को सच करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज भी थे। पेपैल बेचने के बाद एलन मस्क के पास दो रास्ते थे। या तो वो आराम से रिटायरमेंट की लाइफ जीते या फिर इंसानियत के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढने निकलते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उनके दिमाग में एक बात घर कर गई थी, इस पृथ्वी पर इंसान हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकते। एक एस्टेरॉयड, एक सुपर वोल्केनो या खुद इंसानों द्वारा बनाया गया कोई डिजास्टर कभी भी हमारी पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता है। उनके लिए इसका एक ही सॉल्यूशन था, इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। यानी हमें सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रहना होगा। और इसकी शुरुआत मार्स से होनी थी। ये सोच ही अपने आप में पागलपन लगती थी, लेकिन एलन इसके लिए सीरियस थे। पहले उन्होंने सोचा कि वो रूस से कुछ पुराने रिफर्बिश्ड रॉकेट खरीद लेंगे और उन्हें मार्स पर भेजेंगे। वो रूस गए भी, लेकिन वहां उनका मजाक उड़ाया गया। उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। उन्हें लगा कि ये कोई अमीर लड़का है जो अपना शौच पूरा करने आया है। इस बेइज्जती ने एलन के अंदर एक आग लगा दी। जब वो फ्लाइट में वापस आ रहे थे, उन्होंने एक कैलकुलेशन की। एक रॉकेट को बनाने में रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आता है। उन्हें एहसास हुआ कि रॉकेट के पार्ट्स की कीमत पूरे रॉकेट की कीमत से बहुत बहुत कम है। असली महंगी चीज है उसे बनाने का प्रोसेस। और तब उन्होंने वो फैसला लिया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने सोचा, मैं दूसरों से रॉकेट क्यों खरीदूं? मैं अपनी खुद की रॉकेट कंपनी बनाऊंगा। इस तरह जन्म हुआ स्पेस एक्स का। स्पेस इंडस्ट्री में जहां सिर्फ देश और सरकारी एजेंसीज आती थी, वहां एक प्राइवेट आदमी ने अपनी कंपनी खोल दी। हर कोई उन पर हंस रहा था। लोगों ने कहा, यह अपना सारा पैसा बर्बाद कर देगा, ये पागल हो गया है। और शुरुआत में ऐसा ही लगा। स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। वो फेल हो गया। रॉकेट हवा में ही फट गया। एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने और पैसा लगाया। टीम ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया। वो भी फेल हो गया। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और दोस्तों, वो भी फेल हो गया। अब तक एलन मस्क का सारा पैसा, पेपैल से कमाया हुआ हर एक रुपया जल चुका था। वो दिवालिया होने की कगार पर थे। उनके पास सिर्फ एक आखिरी लॉन्च के लिए पैसे बचे थे। सिर्फ एक आखिरी मौका। आप उस प्रेशर को इमेजिन कीजिए। आपके सारे सपने, आपकी सारी मेहनत, आपकी पूरी लाइफ की कमाई सिर्फ एक लॉन्च पर टिकी है। अगर यह फेल हुआ तो सब कुछ खत्म। स्पेस एक्स बंद, एलन मस्क बर्बाद। टीम ने पूरी जान लगा दी और चौथा लॉन्च हुआ। रॉकेट ऊपर गया, ऊपर जाता रहा और इस बार वो सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गया। वो एक ऐतिहासिक पल था। उस दिन सिर्फ एक रॉकेट ऑर्बिट में नहीं पहुंचा था। उस दिन इंसानियत के सपनों ने एक नई उड़ान भरी थी। उस दिन एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया था जो सिर्फ देश कर पाते थे। इस सफलता के बाद नासा ने स्पेस एक्स पर भरोसा दिखाया और उन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उसके बाद स्पेस एक्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, ऐसे रॉकेट जो स्पेस में जाकर वापस जमीन पर लैंड कर सकते हैं। इससे स्पेस ट्रेवल का खर्चा बहुत ज्यादा कम हो गया। एलन मस्क ने अकेले ही पूरी स्पेस इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। जिस इंसान का लोग मजाक उड़ा रहे थे, आज वही इंसान स्पेस का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका था। लेकिन ये उनके पागलपन का सिर्फ एक हिस्सा था।
जब स्पेसएक्स आसमान में आग और धुआं छोड़ रहा था, तब एलन मस्क जमीन पर भी एक क्रांति की तैयारी कर रहे थे। जिस वक्त एलन मस्क स्पेसएक्स में अपने रॉकेट लॉन्च के फेलियर से जूझ रहे थे, उसी वक्त वो एक और जंग लड़ रहे थे। ये जंग थी पेट्रोल और डीजल के सिलाब। ये जंग थी एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। एलन हमेशा से मानते थे कि इंसानियत फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करके आगे नहीं बढ़ सकती। हमें सांस एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना ही होगा। और इसका सबसे बड़ा जरिया था ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाना। उस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मतलब होता था स्लो, बोरिंग, गोल्फ कार्ट्स जैसी गाड़ियां। उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। एलन ने इस परसेप्शन को बदलने का फैसला किया। वो एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बने जिसका मिशन था ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी न हो, बल्कि पास्ट हो, ब्यूटीफुल हो और डिजायरेबल हो। उस कंपनी का नाम था टेस्ला। हालांकि एलन टेस्ला के ओरिजिनल फाउंडर नहीं थे, लेकिन वो इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर और ड्राइविंग सोर्स बन गए। उनका सपना था इलेक्ट्रिक कार्स को मास मार्केट तक पहुंचाना। लेकिन यह सफर भी रॉकेट साइंस से कम मुश्किल नहीं था। कार इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और ब्रूटल बिजनेस है। नई कंपनी के लिए यहां टिकना लगभग नामुमकिन था। टेस्ला को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन में देरी हो रही थी। गाड़ियां बनाने में खर्चा उम्मीद से कहीं ज्यादा आ रहा था। कंपनी लगातार पैसे खो रही थी। और फिर आया वो दौर जो एलन की जिंदगी का सबसे बुरा दौर माना जाता है। एक तरफ स्पेसएक्स के 3 रॉकेट सेल हो चुके थे, दूसरी तरफ टेस्ला भी दिवालिया होने की कगार पर थी। उनके पास दोनों कंपनीज को बचाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना आखिरी बचा हुआ सारा पैसा अपना घर तक गिरवी रखकर इन दोनों कंपनीज में लगा दिया। उन्होंने एक कंपनी को बचाने के लिए दूसरी को कुर्बान नहीं किया। उन्होंने दोनों को बचाने का रिस्क लिया। लोगों ने उन्हें कहा, तुम दोनों को डुबा दोगे, लेकिन उनका विश्वास अटल था। और जैसा कि हमने देखा, स्पेसएक्स का चौथा लॉन्च सफल रहा और उसी के आसपास टेस्ला को भी जरूरी फंडिंग मिल गई। दोनों कंपनीज बच गई। उसके बाद टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च की, जिसने कार इंडस्ट्री में तूफान ला दिया। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार थी जिसने परफॉर्मेंस, लग्जरी और टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ी बड़ी पेट्रोल गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। उसे साल की सबसे बेहतरीन कार का अवार्ड मिला। टेस्ला ने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बोरिंग नहीं, बल्कि फ्यूचर है। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है और उसने पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक होने पर मजबूर कर दिया है। स्पेसएक्स और टेस्ला की कहानियां सिर्फ बिजनेस सक्सेस स्टोरीज नहीं है। ये एक इंसान के अटूट विश्वास, उसके पागलपन की हद तक के जुनून और सब कुछ दांव पर लगा देने वाले एटीट्यूड की कहानियां हैं। तो दोस्तों, हमने एलन की कहानी सुनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर एलन मस्क ऐसा क्या अलग करते हैं? उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो वो ऐसे काम कर पाते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं? ये किताब उनकी सोच के कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स को समझाती है। और ये ऐसी चीजें हैं जो हम सब अपनी लाइफ में, अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को उसके सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल लेवल तक तोड़ दो। उस लेवल तक जहां आपको सच्चाई पता हो, जहां कोई अजम्पशन न हो। ज्यादातर लोग एनालॉजी से सोचते हैं, यानी वो देखते हैं कि पहले कोई चीज कैसे हुई है और उसी में थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे जब एलन ने रॉकेट बनाने का सोचा, तो लोगों ने कहा रॉकेट बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि वो हमेशा से महंगे रहे हैं। ये एनालॉजी से सोचना है। लेकिन एलन ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा, रॉकेट बना किस चीज से है? एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर। इन चीजों का मार्केट में क्या प्राइस है?
जब उन्होंने सभी मटेरियल्स का प्राइस जोड़ा तो उन्हें पता चला कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट रॉकेट की फाइनल कॉस्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो उन्होंने अगला सवाल पूछा, तो फिर ये इतना महंगा क्यों है? जवाब मिला, इसे बनाने का प्रोसेस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है। तो उन्हें सॉल्यूशन मिल गया, मटेरियल्स को सस्ता नहीं कर सकते तो प्रोसेस को सस्ता करो, प्रोसेस को बेहतर बनाओ। और इसी सोच से रीयूजेबल रॉकेट्स का जन्म हुआ। ये सोच आप हर जगह लगा सकते हैं। जब भी आपको कोई कहे कि ये काम ऐसे ही होता है या ये चीज बहुत महंगी है, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए, उसे उसके बेसिक पार्ट्स में तोड़िए और देखिए कि सच्चाई क्या है। दूसरा प्रिंसिपल है एक लर्निंग मशीन बनना। एलन मस्क किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है। वो रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर एनर्जी सब कुछ जानते हैं। कैसे? क्योंकि वो एक लर्निंग मशीन है। वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पढ़ते हैं। जब उन्होंने स्पेस एक्स शुरू की तो उन्हें रॉकेट साइंस नहीं आती थी। उन्होंने रॉकेट साइंस की मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली। वो घंटों तक इंजीनियर्स के साथ बैठकर उनसे सवाल पूछते थे। वो तब तक सवाल पूछते रहते थे जब तक उन्हें कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ ना आ जाए। उनका मानना है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, बस आपके अंदर सीखने की जिद होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है एक बड़ा और इंस्पायरिंग विजन रखना। एलन मस्क पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए एक बाय प्रोडक्ट है। उनका असली मोटिवेशन है उनका विजन। स्पेस एक्स का विजन है इंसानियत को मल्टी प्लेनेटरी बनाना। टेस्ला का विजन है दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना। जब आपका विजन इतना बड़ा होता है तो छोटी मोटी मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। जब आपका मिशन आपके खुद से बड़ा होता है तो आपको ऐसी शक्ति मिलती है जो आम हालात में नहीं मिलती। आपकी टीम भी आपसे इंस्पायर होती है और अपना बेस्ट देती है। चौथा प्रिंसिपल है असफलता, फेलियर को गले लगाना। हम सब फेलियर से डरते हैं, लेकिन एलन मस्क फेलियर को प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं। उनके लिए हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है, एक सीख है। जब स्पेस एक्स का रॉकेट सेल होता था तो वो मायूस होते थे, लेकिन वो उस डेटा को एनालाइज करते थे कि गलती कहाँ हुई ताकि अगली बार उसे सुधारा जा सके। उनका एक फेमस कोट है, अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ नया और इनोवेटिव ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, एलन मस्क का जीनियस उनके आईक्यू में नहीं, बल्कि उनके इस अनोखे माइंडसेट में है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना, लगातार सीखते रहना, एक बड़ा विजन रखना और फेलियर से न डरना, यही वो अस्त्र है जिनका इस्तेमाल करके वो दुनिया को बदल रहे हैं। तो दोस्तों, बिकमिंग एलन मस्क की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि इंसान की पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है और उन सपनों का बड़ा होना और भी जरूरी है। एलन मस्क की लाइफ हमें बताती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। उसमें दर्द है, अकेलेपन है, फेलियर्स है और ऐसे पल है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर आपका विश्वास अटल है और आप मेहनत करने से नहीं डरते, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हम सब शायद रॉकेट बनाकर मार्स पर न जा पाए, लेकिन हम सब अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को अलग ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। हम सब एक लर्निंग मशीन बनकर नई स्किल्स सीख सकते हैं। हम सब अपने लिए एक छोटा ही सही पर एक मीनिंगफुल विजन सेट कर सकते हैं और हम सब फेलियर को एक सीख समझकर आगे बढ़ सकते हैं। एलन मस्क एक इंसान है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि सही सोच और कभी न हार मानने वाले जज्बे के साथ कोई भी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी समरी बिकमिंग एलन मस्क की। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समरी ने आपको इंस्पायर किया होगा और कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। आपको एलन मस्क की लाइफ से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनकी लाइफ में ये समरी वैल्यू ऐड कर सकती है। और अगर अभी तक आपने नई किताब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल रात ठीक 8 बजे एक और नई किताब, एक और नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।